हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग। यानी कि इसके हम आपको दो वीडियो पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। बचा आपका तीसरा वीडियो। जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है इस तीसरे वीडियो में हम आपका कवर कराएंगे। पिछले वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाइए और हम आपको प्लेलिस्ट एक प्रोवाइड करा देंगे। वहां पर हम मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग के नाम से हम आपको एक प्लेलिस्ट दे देंगे। उसमें जो है और वह प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो है उन सभी वीडियोस को देख लें ताकि जो है आपके परीक्षा के लिए थोड़ी सहूलियत होगी। देखिए बचा जो आपका कुछ पोर्शन है उसमें देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वह है आपका बैक्टोफ्यूगेशन। क्या है? बैक्टोफ्यूगेशन। देखिए बैक्टोफ्यूगेशन क्या होता है? मिल्क का बैक्टोफ्यूगेशन। देखिए सबसे पहले इस चीज को समझिए कि बैक्टोफ्यूगेशन एक बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। एक बेल्जियम के वैज्ञानिक एस मोनार्ट। कहाँ के? बेल्जियम के रहने वाले थे। एस मोनार्ट नामक वैज्ञानिक, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम के वैज्ञानिक एस मोनार्ट एवं एवं स्वीडन की एक कंपनी थी। स्वीडन की एक कंपनी थी जिसका नाम था अल्फा लेवल कंपनी। अल्फा लेवल कंपनी। अल्फा लेवल कंपनी। इसमें मिस एस मोनार्ट और अल्फा लेवल कंपनी ने दोनों लोगों ने मिलके, एक आपकी कंपनी थी और आपके एस मोनार्ट जो कि आपके प्रोफेसर या वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर एस मोनार्ट ने बैक्टोफ्यूगेशन का आविष्कार किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि बैक्टोफ्यूगेशन का आविष्कार किसने किया, तो बैक्टोफ्यूगेशन का आविष्कार बेल्जियम के वैज्ञानिक प्रोफेसर एस मोनार्ट एवं स्वीडन की एक कंपनी जिसका नाम था अल्फा लेवल कंपनी ने बैक्टोफ्यूगेशन का आविष्कार किया था। इसमें देखिए उन्होंने क्या किया कि पहले हमने आपको बताया था कि पास्चुराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत हम क्या करते थे कि दुग्ध को गर्म कर देते थे। दुग्ध को हम गर्म करते थे तो उसके बाद उसमें जो आपके बैक्टीरिया थे तो वो जो है निष्क्रिय हो जाते थे या मर जाते थे किसमें? उसी जो है आपके दूध में, ठीक है, मिल्क में। तो जब मिल्क में मर जाते थे तो इन्होंने क्या किया, एस मोनार्ट ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस जो आपकी बैक्टीरिया है इनको मारा ना जाए, दुग्ध में मारा ना जाए, बल्कि इनको बाहर किया जाए, मींस दुग्ध से बाहर निकाल लिया जाए। तो ऐसी कोई प्रोसेस इन्होंने अपनाई और उसे नाम दे दिया गया बैक्टोफ्यूगेशन। इस प्रोसेस को किसने? एस मोनार्ट ने नाम दे दिया बैक्टोफ्यूगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी कोई विधि बताइए जिसमें बैक्टीरिया को मारा ना जा करके उसे अलग किया जाता है, बैक्टीरिया को अलग किया जाता है, तो वह विधि जो है वह आपकी बैक्टोफ्यूगेशन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? बैक्टोफ्यूगेशन विधि होती है। इसमें हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं, इसमें हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। कौन सी मशीन? सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है यह आपकी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इस मशीन के द्वारा कितने प्रतिशत बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं दूध से? तो 99% बैक्टीरिया दूध से, मिल्क से बाहर निकल जाते हैं। किस विधि के द्वारा? बैक्टोफ्यूगेशन के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टोफ्यूगेशन के द्वारा। तो ये थी बात आपकी किसकी? बैक्टोफ्यूगेशन की। लगभग इतनी चीज आप समझ गए होंगे। और यदि इसके अलावा यदि यह भी पूछा जाए कि जो आपकी यह मशीन है यह कितने आरपीएम पर चलती है, तो यह जो आपकी मशीन है यह 20,000 आरपीएम पर चलती है। आरपीएम का पूरा नाम राउंड पर मिनट होता है। राउंड पर मिनट यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं चक्कर प्रति मिनट, या एक मिनट में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या कितनी होती है? 20,000 होती है। मींस यह मशीन एक मिनट में 20,000 चक्कर लगाती है जिसके द्वारा बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। किसके द्वारा? इस मशीन के द्वारा, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें चक्कर होते हैं 20,000 आरपीएम, 20,000 आरपीएम, जिसके द्वारा 99% बैक्टीरिया आपके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है।
और यह जो है इसका आविष्कार किसने किया था, बैक्टोफ्यूगेशन विधि का आविष्कार किसने किया था, तो बैक्टोफ्यूगेशन विधि का आविष्कार किया था बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था एस मोनार्ट, और जो आपकी स्वीडन की कंपनी थी जिसका नाम था अल्फा लेवल कंपनी, उनने उसने जो है आपका बैक्टोफ्यूगेशन विधि का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये बात थी आपकी किसकी, बैक्टोफ्यूगेशन की। उसके बाद अगला जो आपका आता है, अगला पॉइंट वह है आपका होमोजेनाइजेशन। आपने कई बार शायद सुना भी होगा, यदि आपने डेयरी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो उसमें आता है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन यह भी एक प्रोसेस है, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि होमोजेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो आपकी वसा कणिकाएं होती हैं, वसा कणिकाओं को छोटे आकार में तोड़ देती है, तोड़कर अलग कर देती है। क्या कर देती है, तोड़कर अलग कर देती है। मीन्स ऐसी एक प्रोसेस जिसके अंतर्गत यदि आपसे ये पूछा जाए कि कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें वसा की कणिकाओं को तोड़कर अलग किया जाता हो या छोटी छोटी कर दी जाती है, उसे कहा जाता है होमोजेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो दुग्ध में पाई जाने वाली आपकी फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं, वसा कणिकाओं को हम इंग्लिश में फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं, तो फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है। छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, वही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, होमोजेनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, होमोजेनाइजेशन कहलाती है। इसके अलावा जैसे देखिए हमने आपको बताया था कि दुग्ध में जो आपका फैट पाया जाता है वह किसके रूप में पाया जाता है, वह आपका इमल्सन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, इमल्सन के रूप में। ट्रिक के लिए हमने आपको Fe से याद करने के लिए बताया था, और प्रोटीन को Pc से, प्रोटीन जो है कोलॉइडल के रूप में पाई जाती है, और जो आपकी फैट होती है वह इमल्सन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने बताया था। अब देखिए फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनका आकार कितना होता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फैट ग्लोब्यूल्स का आकार कितना होता है, तो 2 माइक्रोन से 8 माइक्रोन तक का इनका आकार होता है। ठीक है, और देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे हम बात करें फैट ग्लोब्यूल्स की, तो 2 माइक्रोन से 8 माइक्रोन तक के ये जो इनका आकार होता है, यह जुड़ जुड़कर यह जो है अपने आप को एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा, यह आपका बर्तन होता है, जब हम दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद देखते हैं कि उसके ऊपर एक मोटी परत जम जाती है, जिसे हम नाम देते हैं मलाई। क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं मलाई, मलाई कहते हैं। तो वही जो है आपका क्या होता है, वही आपका फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठे होकर के ऊपर आ जाते हैं, वही आपका मलाई होता है। क्या होता है, मलाई होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको होमोजेनाइजेशन के द्वारा इसको तोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसमें जो ऊपर की मलाई होती है उसको तोड़ दिया जाता है, उसे ब्रेक कर दिया जाता है छोटे छोटे कणों में, लगभग 1 से 2 माइक्रोन में इसे जो है विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो है आपका क्या होता है कि दूध जो है या मिल्क जो है वह आपका लंबे समय तक संरक्षित बना रहता है, जल्दी से खराब नहीं होता है। ठीक है, संदूषित नहीं हो पाता है। तो ये थी आपकी होमोजेनाइजेशन के बारे में। देखिए होमोजेनाइजेशन के बारे में चाहे तो काफी लंबा, लेकिन सिर्फ आपके लिए इतना जो है पर्याप्त है। होमोजेनाइजेशन में इतना पर्याप्त है। इसके लिए क्या यंत्र, इसके लिए यंत्र की यदि हम बात करें तो यंत्र जो है आपका होमोजेनाइजर होता है, इसी संबंधित है। लगभग नाम आपको समझ में आ रहा होगा, होमोजेनाइजर आपको लिखा मिल जाए कि होमोजेनाइजेशन का संबंध किस यंत्र से है, तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा होमोजेनाइजर। ठीक है, होमोजेनाइजर यंत्र के द्वारा होमोजेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वैक्यूम पास्चुराइजेशन, अलग एक विधि आती है, वैक्यूम पास्चुराइजेशन। वैक्यूम पास्चुराइजेशन के बारे में समझिए। देखिए एक तो हमने आपको बताया था सिंपल पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में 2 विधियां होती हैं, LTLT मेथड और HTST मेथड, जिनका पूरा नाम लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और HTST मेथड का पूरा नाम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है, वैक्यूम पास्चुराइजेशन के बारे में यदि हम बात करें तो यह एक जो है नवीन विधि है। कौन सी विधि है, नवीन विधि। मीन्स इसे जो है लगभग जल्द ही, अभी अभी इसे जो है कुछ समय पहले ही इसे जो है इसका आविष्कार किया गया है। देखिए इसका आविष्कार कहां पर हुआ था, इसका आविष्कार जो है न्यूजीलैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था, न्यूजीलैंड में इसका आविष्कार हुआ था। सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। और इसके अलावा किस कंपनी ने किया था, तो मैसर्स
डीओडी राइजर, मैसर्स डीओडी राइजर लिमिटेड कंपनी, मैसर्स मुरे डीओडी राइजर लिमिटेड कंपनी, यह आपकी कंपनी थी जिसने वैक्यूम पास्चुराइजेशन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? वैक्यूम पास्चुराइजेशन का आविष्कार किया। मैसर्स मुरे डीओडी राइजर लिमिटेड कंपनी थी जिसको जो है किसने वैक्यूम पास्चुराइजेशन को आविष्कार किया था। इसके लिए जो मशीन आती है, मशीन यदि पूछी जाए कि वैक्यूम पास्चुराइजेशन के लिए कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है, तो उसका नाम होता है वैक क्रिएटर। क्या नाम होता है? वैक क्रिएटर। उसका नाम होता है वैक क्रिएटर। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है वैक क्रिएटर, जो कि वैक्यूम पास्चुराइजेशन के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है? वैक्यूम पास्चुराइजेशन के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें हम क्रीम और मिल्क का पास्चुराइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं? क्रीम और मिल्क का पास्चुराइजेशन करते हैं। किस पर? कम दबाव पर, ठीक है, कम दबाव पर पास्चुराइजेशन करते हैं। और जो है कम दबाव पर पास्चुराइजेशन करते हैं किसके द्वारा? भाप के द्वारा। किसके द्वारा? भाप, मींस जिसे हम इंग्लिश में स्टीम कहते हैं। किसके द्वारा? भाप के द्वारा इसको जो है क्रीम और मिल्क को पास्चुराइज किया जाता है कम दबाव पर, भाप और स्टीम के द्वारा। किस विधि में? वैक्यूम पास्चुराइजेशन के अंतर्गत। देखिए, वैक्यूम पास्चुराइजेशन से जुड़े जितने भी पॉइंट थे वह आप सभी याद कर लीजिए। देखिए, वैक्यूम पास्चुराइजेशन यह आपकी नवीन विधि है जो कि 1935 में जिसका आविष्कार किया गया। कब किया गया? सॉरी, 1935 नहीं, यहाँ पर 1932 है। कितना है? 1932 में इसका आविष्कार किया गया। कहां पर किया गया? न्यूजीलैंड में किया गया, ठीक है। जहां की एक कंपनी थी जिसका नाम था मैसर्स मुरे डीओडी राइजर लिमिटेड कंपनी। मैसर्स मुरे डीओडी राइजर लिमिटेड कंपनी, यह जो कंपनी थी इसने जो है इसका आविष्कार किया था। किसका? वैक्यूम पास्चुराइजेशन का। इसमें जो मशीन प्रयोग की जाती है वह उसका नाम है वैक क्रिएटर, ठीक है। और जो कम और इसके अंतर्गत क्या जाता है, तो क्रीम और जो आपका मिल्क होता है, क्रीम और मिल्क का स्ट्रीम मींस भाप के द्वारा कम दबाव पर पास्चुराइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? कम दबाव पर भाप के द्वारा पास्चुराइजेशन किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज लगभग आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये तो थी आपको कि दुग्ध को संरक्षित करने के लिए। अब देखिए मैकेनिकल प्रोसेस, ये तो थी आपकी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। आप देखिए केमिकल प्रोसेस से जैसे उसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। देखिए, प्रिजर्वेटिव्स जब हम मिला देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को हम हिंदी में कहते हैं परिरक्षी। क्या कहते हैं? परिरक्षी पदार्थ। मींस जो दुग्ध की जीवन क्षमता को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? दुग्ध की जीवन क्षमता को बढ़ा देते हैं। और बढ़ा कैसे देते हैं कि यदि हम दूध में या मिल्क में इन परिरक्षी पदार्थों को मिला देते हैं तो उसमें जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव या जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको यह निष्क्रिय कर देते हैं। और जब यह निष्क्रिय कर देते हैं तो दुग्ध की जीवन क्षमता या संचय अवधि बढ़ जाती है, ठीक है। तो संचय अवधि बढ़ जाती है। इसलिए देखिए, कुछ प्रिजर्वेटिव्स जिनको हम बताएंगे आपको, उनको सिर्फ याद कर लेना है और उन्हीं से कोई एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं, डायरेक्टली यदि आपसे कोई पूछ ले तब तो आपको ढेर सारे नाम बताने होंगे। लेकिन आपसे परीक्षा में कोई एक ही पूछा जाएगा, ठीक है, और उसको ऊपर दे दिया जाएगा या इनमें से कोई प्रिजर्वेटिव कौन सा है, तो उसमें कोई एक प्रिजर्वेटिव होगा और उसके अलावा कोई अन्य केमिकल्स होंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले एक तो आता है आपका बोरैक्स। क्या आता है? बोरैक्स। बोरैक्स को हम लोग कहते हैं बोरिक एसिड। देखिए, बोरैक्स को बोरिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड या फिर इसी को फॉर्मेलिन भी कहा जाता है, ठीक है, फॉर्मेलिन भी कहा जाता है। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और नंबर 4 पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसके अलावा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। उसके अलावा 7वां है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। कौन सा? सैलिसिलिक एसिड।
इसमें देखिए बोरेक्स या बोरिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मलिन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। नंबर 7, उसके अलावा देखिए जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम लिखते हैं NaCl। 8वां नंबर सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो इन सभी को आप याद कर लीजिए, बिकॉज आपसे इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह क्या है। तो प्रिजर्वेटिव्स यदि आपको पता होंगे तभी आप बता पाएंगे। तो 10वां है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके अलावा बीटा नेप्थाल, ठीक है, बीटा नेप्थाल, बीटा नेप्थाल। उसके अलावा क्लोराइड्स, 12वां है आपका क्लोराइड्स, क्लोराइड्स। देखिए क्लोराइड्स, अब देखिए प्रिजर्वेटिव्स ऐसे पदार्थ जिनको दूध में मिला देने पर या मिल्क में मिला देने पर वह दुग्ध की जीवन क्षमता या संचय अवधि को बढ़ा देते हैं, प्रिजर्वेटिव या परिरक्षी पदार्थ कहलाते हैं। बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स परिरक्षी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कौन कौन से, बोरेक्स या बोरिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मलिन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, NaCl मतलब नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बीटा नेप्थाल और क्लोराइड्स, ठीक है। तो ये जो है आपके परिरक्षी पदार्थ होते हैं। इनके डिटेक्शन मींस यदि दुग्ध में ये मिलाए जाते हैं और यदि हमें इनकी पहचान करनी होती है डिटेक्शन के लिए, तो उसकी थोड़ी लंबी प्रोसेस है, सभी के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। उसको हम रासायनिक प्रयोगशाला में ले जाकर के तभी हम पता लगा सकते हैं कि इस दुग्ध में क्या मिलाया गया है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना और थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इन चीजों को ज्यादा याद रखना कि कौन कौन से हमने आपको प्रिजर्वेटिव्स बताए हैं, ताकि जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं एडल्ट्रेंट्स की। किसकी बात करते हैं? एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेंट्स यानी कि अपमिश्रक जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेंट्स, अपमिश्रक, क्या कहते हैं? अपमिश्रक। अपमिश्रक का मतलब क्या होता है? मीन्स जब हम क्या करते हैं, दुग्ध में से किसी एक या जो आपके महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनको निकाल लेते हैं और उनको निकाल करके उनकी जगह पर उसके आयतन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी चीज का प्रयोग करते हैं, उसी को हम मिल्क एडल्ट्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क एडल्ट्रेंट्स कहते हैं। तो जैसे देखिए मिल्क एडल्ट्रेंट्स मीन्स अपमिश्रक की यदि हम बात करें तो देखिए जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ज्यादातर गांवों में लोग वही करते हैं, क्या करते हैं कि दूध में पानी मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। तो उसकी हमने इसकी जांच के लिए हमने आपको बताया है कि वहां पर हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दुग्ध के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। गाय के दुग्ध का जो आपका अपेक्षित घनत्व होता है वह होता है 1.028 से 1.030 तक होता है, और भैंस का होता है 1.030 से 1.032 तक होता है भैंस का। यदि इससे कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें पानी मिलाया गया है, ठीक है। बिकॉज पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? पानी का अपेक्षित घनत्व 1 होता है और घी का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। इसीलिए थोड़ा सा हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 किलोग्राम दूध की मात्रा कितनी होती है, कितना आएगा? तो देखिए 1.030 मान लीजिए, तो कितना आएगा इसमें जो है लगभग 1.3 mg, ठीक है। और यदि हम बात करें उसकी घी की तो वो कितना होता है? 0.93। तो 0.93 का मतलब 930 मिलीग्राम, ठीक है। 930 मिलीग्राम नहीं, 930 ग्राम, और ये किलोग्राम, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि घी जो है वह आपका क्या होता है? घी जो है आपका हल्का होता है और ये जो है आपका भारी होता है, ठीक है। देखिए एडल्ट्रेंट्स अपमिश्रक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है वह क्या होता है? वाटर, ठीक है। सबसे ज्यादा वाटर मिलाया जाता है। सेपरेटेड मिल्क मिलाया जाता है। उसके अलावा स्किम्ड मिल्क मिलाया जाता है, स्किम्ड मिल्क। इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो प्लीज यदि नहीं देखे हैं
तो देख लीजिए ताकि आपको पेपर देने में थोड़ी सी सहूलियत होगी, ठीक है। उसके अलावा सुक्रोज, सुक्रोज मिलाते हैं हम, सुक्रोज का मतलब शुगर, ठीक है, तो शुगर लिख दे रहे हैं, ठीक है, शुगर, यानी कि चौथा नंबर शुगर। उसके अलावा क्या मिलाते हैं, स्टार्च मिलाते हैं, स्टार्च, स्टार्च, मैदा, मैदा, और अरारोट, अरारोट किसमें मिलाया जाता है, दूध में, ठीक है। उसके अलावा यूरिया मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, यूरिया भी मिला देते हैं इसमें। और यूरिया के अलावा डिटर्जेंट, मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट भी मिला देते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, डिटर्जेंट को हिंदी में हम कहते हैं अपमार्जक, क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक। आपने साबुन खरीदा होगा कभी, साबुन पर लिखा होगा डिटर्जेंट पाउडर व केक, और उसमें हिंदी में नीचे लिखा होगा अपमार्जक, क्या लिखा होगा, अपमार्जक, ठीक है। तो डिटर्जेंट, उसके अलावा इसमें मिल्क पाउडर, जो आपका मिल्क पाउडर आता है उसको भी मिला करके दे देते हैं। तो जो हमने आपको बताया था ना रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क, तो उसमें हमने आपको बताया था कि मिल्क और जो पानी होता है उसका एक अनुपात रखा जाता है, 1:7 या 8 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिल्क पाउडर 1 भाग और 7 से 8 भाग आपका क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। तो मिल्क पाउडर मिलाते हैं, रिफाइंड ऑयल मिलाते हैं, रिफाइंड ऑयल मिलाते हैं, मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल मिलाते हैं, खीस मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, खीस मिलाते हैं, खीस मिलाते हैं, NaCl, NaCl, और सिंथेटिक मिल्क, सिंथेटिक मिल्क मिला देते हैं। किसके लिए, अब ये मिलाते किसके लिए है कि जब कम दूध की मात्रा को ज्यादा बनाने के लिए, मीन्स दुग्ध के आयतन को बढ़ाने के लिए अपमिश्रक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अपमिश्रक का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जैसे हम दुग्ध में से किसी महत्वपूर्ण पदार्थ को निकाल लेते हैं, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद जैसे उसमें से मान लीजिए हमने फैट की जरूरत थी तो हमने फैट निकाल लिया, प्रोटीन को भी निकाल लिया, ये आपके महत्वपूर्ण जो आपके उसमें अवयव होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं, और उसकी जगह पर किसी ऐसे एडल्ट्रेंट्स को मिला देते हैं ताकि देखने में ऐसा ना लगे और लोग उस चीज को ना समझ पाए कि इसमें से हमने क्या निकाला है, ठीक है। जो आपके पैकेट में जो आपके मिल्क आते हैं, जो अमूल का पैकेट आता है उसमें से वह जो है आपका स्किम्ड मिल्क ही होता है, ठीक है। तो एडल्ट्रेंट्स के बारे में हमने आपको बता दिया, और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बता दिया। प्रिजर्वेटिव में हमने आपको बोरेक्स, बोरिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, और उसके अलावा आपके बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको बताया। और जो है एडल्ट्रेंट अब मिश्रक, वाटर, सेपरेटेड मिल्क, स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क, शुगर, स्टार्च, मैदा, अरारोट, और यूरिया, डिटर्जेंट, मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल, खीस, NaCl, और सिंथेटिक मिल्क, इन सभी चीजों का प्रयोग हम दुग्ध की मात्रा को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दूध के आयतन को बढ़ाने के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है, इन रसायनों का, इन केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, कुछ स्टेबलाइजर होते हैं। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर का मतलब होता है स्थिर करने वाले, स्टेबलाइजर। ऐसे तत्व को, ऐसे रसायन को जब हम मिला देते हैं दुग्ध में तो उनकी जो है जो क्या होता है कि उनकी जो है जीवन क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि जिलेटिन, जिलेटिन, जिलेटिन को हम मिला देते हैं तो यह जिलेटिन क्या है, स्टेबलाइजर है, क्या है, स्टेबलाइजर है, जिलेटिन है, एगार, एगार है, एगार, 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 और उसके अलावा पैक्टिन, पैक्टिन, पैक्टिन गम, पैक्टिन गम को मिला देते हैं। उसके बाद सोडियम एल्जिनेट को मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं, सोडियम एल्जिनेट को मिला देते हैं, सोडियम एल्जिनेट को मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेबलाइजर के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, जिलेटिन, एगार, एगार, पैक्टिन, गम और सोडियम एल्जिनेट जो है यह आपके मिल्क स्टेबलाइजर होते हैं। क्या होते हैं, मिल्क स्टेबलाइजर होते हैं। अब देखिए एक हम आपको चीज बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ ली जाए। जैसे आपका आपने सुना होगा हंसा परीक्षण, या जिसे हम इंग्लिश में हंसा टेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, हंसा टेस्ट कहा जाता है। हंसा टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गाय के दुग्ध में भैंस की मात्रा मिलाई
भैंस के दुग्ध की मात्रा मिलाई जाती है, उसका टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? हंसा परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि का आविष्कार एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर? करनाल हरियाणा में हुआ था। कहां पर हुआ था? करनाल हरियाणा में इस विधि का आविष्कार हुआ था। और किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर के आया। किसने किया था? डॉक्टर के आया ने इस विधि का आविष्कार किया था। किसका? हंसा परीक्षण का। हंसा परीक्षण का आविष्कार किया था, यानी कि हंसा टेस्ट इसे नाम क्यों दिया गया? जैसे जिस प्रकार से एक हंस होता है और यदि आप हंस को दूध पिलाएंगे तो उसमें आप जितनी मात्रा पानी की मिला देंगे, ठीक है, तो हंस में एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है कि हंस जो है जब दूध को पीता है तो जितना भी आप उसमें पानी मिलाएंगे, पानी पानी तो आपका उसमें रह जाएगा और दूध दूध होगा वह आपका पूरा पी जाएगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया हंसा टेस्ट, बिकॉज इसका प्रयोग किया जाता है कि गाय के दूध में यदि भैंस के दूध की मात्रा मिलाई जाती है तो उसकी जांच करने के लिए हम हंसा टेस्ट या हंसा परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हंसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका दूध होता है तो आईसीएमआर के अनुसार लगभग रिक्वायरमेंट है दूध की कितनी, मीन्स कितनी आवश्यकता होती है पर डे प्रति व्यक्ति को। जिस हिसाब से हमारे देश में जनसंख्या है उस हिसाब से लगभग 200, एक तो आईसीएमआर मीन्स हमें लगभग पर डे 280 ग्राम दूध तो पीना चाहिए। ये तो जो है आपका मेडिकल के अनुसार आईसीएमआर, जिसका पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, जिसका जो कि कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वहां से ये रिपोर्ट आती है। तो उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम दूध डेली लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है? अवेलेबिलिटी मीन्स हमारे पास उपलब्धता कितनी है इस समय? तो देखिए 2019-20 में 407 ग्राम मीन्स हम मिल्क प्रोडक्शन में हमारा जो है पहला स्थान है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में हमारा कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। यानी कि लाइव स्टॉक और एंड मिल्क मीन्स लाइव स्टॉक एंड मिल्क के प्रोडक्शन में सबसे पहला स्थान है पूरे वर्ल्ड में, प्रथम स्थान है किसका? इंडिया का। इसीलिए 19-20 के रिकॉर्ड के अनुसार प्रति व्यक्ति को 407 ग्राम दुग्ध जो है उपलब्ध था। कब? 19-20 में। ठीक है, तो देखिए जितनी आवश्यकता है 280 ग्राम की आवश्यकता है, आप इतना ना ले लीजिए तो कम से कम 280 ग्राम तो पर डे आपको लेना ही चाहिए। आपके शरीर का मेंटेनेंस और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतना दुग्ध तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, और यदि हम बात करें, देखिए अभी तो हमने आपको बताया कि मिल्क में आपके पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान है किसका? इंडिया का। अब यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पहला स्थान है किसका? यूपी का। किसका स्थान है? यूपी का। यूपी में सबसे पूरे इंडिया में यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। किसका होता है? मिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का कुछ। अब देखिए जैसे कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे देखिए माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क की जो माइक्रोबायोलॉजी में आपके कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि उसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो आपका दुग्ध में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वह दही बनाते हैं तो उसमें कौन से बैक्टीरिया कार्य करते हैं? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वह दूध से दही बनाता है। एंजाइम यदि बात करें कि दूध को फाड़ने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो दूध को फाड़ने में रेनिन एंजाइम कार्य करता है। कौन सा? रेनिन एंजाइम दूध को फाड़ने का काम करता है। कौन सा? रेनिन एंजाइम। ठीक है, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया जो है आपके दुग्ध में बहुत ही ज्यादा योगदान देते हैं। इसके अलावा कभी कभी ईस्ट भी पूछ लिया जाता है, तो ईस्ट का भी थोड़ा सा, ईस्ट जिसे हम खमीर बोलते हैं, इनका भी जो है सूक्ष्म मिल्क दुग्ध विज्ञान में थोड़ा सा योगदान है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि दूध को
दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग क्या वो उसमें पाया जाता है ना, तो इसलिए यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। और उसके अलावा जैसे बात की जाए कि 1 मिलीलीटर दूध में लगभग कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो 1 मिलीलीटर दूध में लगभग 1 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लगभग 1 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इंस्टीट्यूट है इनके बारे में हम बता देते हैं आपको, जैसे एनडीडीबी। एनडीडीबी का पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। लिखेंगे नहीं बिकॉज टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या कहां पर स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। कहां पर? आनंद गुजरात में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1965 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1965 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना? एनडीडीबी की स्थापना सन 1965 ईस्वी में हुई थी। यहीं पर हमने आपको बताया था किसके बारे में? अमूल के बारे में। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है, जिसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में स्थित है। और जिसका जो इसके अलावा आपसे पूछ लिया जा सकता है FSSAI, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में फसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फसाई। तो यह जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? फूड एफ से फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसका। चलो लिख देते हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसका पूरा नाम। आपने देखा होगा जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं वह जो है आपके क्या, उस पर आपने देखा होगा FSAI कुछ टेढ़े अक्षरों में लिखा होता है, इस प्रकार से लिखा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो और उस पर ऐसा बना होता है। देखना जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होंगे तो ये इस प्रकार से लिखा मिलेगा, उसमें FSSAI लिखा मिलेगा। जैसे आप कोई भी खाद्य पदार्थ को लेते हैं तो उसमें जो है भारत सरकार के द्वारा इसको कब 1965 में इसको मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 1965 में। यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर फसाई की मुहर जरूर लगी होती है। ठीक है, किसके लिए? ताकि वह समझ सके कि हाँ कि यह जो है आपके भारत सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्या? एगमार्क का पूरा नाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ग्रेडिंग मार्केटिंग होता है। क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड एंड ग्रेडिंग मार्केटिंग होता है एगमार्क का जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। इसे मार्केटिंग एक्ट के तहत स्टार्ट किया गया था। कब? 1937 में। कब किया गया था? 1937 में मार्केटिंग एक्ट के तहत इसे जो है स्टार्ट किया गया था। बात करें NBAGR का मतलब है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना जो है यह कहां पर स्थित है? करनाल हरियाणा में। कहां पर? करनाल हरियाणा में स्थित है। तो इन इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा आप याद रखना, बिकॉज हो सकता है कि आपसे पूछ ले ऑपरेशन फ्लड के बारे में थोड़ा सा बता दें। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह आपका दुग्ध से संबंधित है और यह 1 जुलाई 1970 में स्टार्ट हुआ था। पहला मीन्स 3 चला गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला वाला जो स्टार्ट हुआ था वह कब हुआ था? 1 जुलाई 1970 को पहला वाला स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बीच में इसे रोक दिया गया, फिर इसे दोबारा चलाया गया, फिर रोक दिया गया। तो सबसे पहली बार यदि पूछा जाए तो कब हुआ था? 1 जुलाई 1970 में। और इसका सीधा एकमात्र उद्देश्य था कि देश में चारों तरफ नदियां बह जाएं। किसकी? दूध की नदियां बहनी चाहिए। तो जो है मिल्क लाइव स्टॉक प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए और मिल्क का भी प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। ये है आपका आज का टोटल बायोडाटा। इसमें जो है आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग की पूरी बात क्लियर हो चुकी है। जितना भी आपका सिलेबस बचा था वह बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इससे ज्यादा शायद है कि हमारे हिसाब से कुछ नहीं आएगा। जो भी बचा हुआ है घी, खोया, इन सब चीजों के बारे में वैसे हो सकता है बिकॉज सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना और इसे थोड़ा पूछ लिया जाता है तो खोया होया के बारे में और देख लेना, प्रोटीन कंटेंट जो कुछ भी होता है। ठीक है, यदि ज्यादा हम बोलेंगे तो
इसमें वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो आपसे यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर जो है स्टडी विद टैलेंटेड बॉय आप डालेंगे तो आपको हमारा चैनल, हमारी फोटो लगी मिल जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टडी विद टैलेंटेड बॉय हमारे चैनल का नाम है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम आपको ऐसे ही नए लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जो है आपको आपके जो है जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, उनके बारे में हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और आप आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, क्लासेस ओवर। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।